This is the backdrop of Ideas of India Summit 3.0. I am Abhi Lahiri for ABP Live Podcast. Joining me today in conversation is Mr. Atul Saraf. He is the chairperson for Ashra Jewelers. I am really sorry for my pronunciation. He was explaining the meaning of Ashra. Please आप ही अपने मुखाग्र बिंदु से मुझे समझाइए. एशप्रा Ashra. जैसा कि ऐश्वर्य और प्रगति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो हम लोग का ये मानना है कि कस्टमर्स के ऐश्वर्य से ही हमारी प्रगति है। तो हम लोग का रोज प्रार्थना रहती है कि हमारे कस्टमर सारे ऐश्वर्यशाली हो, ग्रो करें, तो उनका कुछ ना कुछ एक अंश हमारे पास भी आएगा और हमारी भी प्रगति होती रहेगी। सही बात है। मैं कुछ साल पहले एक ब्रांड के लिए काम कर रहा था। गोल्ड में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे दिया जो आई गेस आप भी उससे रिलेट करेंगे। दे सेड कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है जो बोलते हैं ना ऑफिशियल गोल्ड नहीं होता है, जो स्टैम्प्ड नहीं रहता है। वो एक बहुत बिग पोर्शन ऑफ द मार्केट है क्योंकि उस पर कभी टैक्स नहीं दिया जाता है, उस पर टैक्स इवेजन होता है और वो एक इंडस्ट्री के लिए, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? सबसे पहली खास बात क्या है कि जो अनऑफिशियल गोल्ड है, जिसकी उपज ही अनऑफिशियल तरीके से हुआ है, तो वो केवल टैक्स इवेजन नहीं है, उसमें प्योरिटी का भी इवेजन है। क्योंकि वो ज्वेलरी जनरल हॉलमार्क नहीं होती है, क्योंकि जितने भी हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो सारे के सारे आजकल ऑनलाइन लिंक्ड हैं। तो जब तक ऑफिशियल गोल्ड नहीं होगा तब तक उसमें जनरल हॉलमार्क नहीं होगा। तो एक तरीके से वो पूरी ठगी की दुकान है, देश की इकोनॉमी के साथ, देश के साथ, कस्टमर्स के साथ, सबके साथ। और जैसा कि आपको पता है कि लकड़ी की हांडी बहुत समय तक नहीं चलती है। ग्रेजुअली जो ज्वेलर्स इस तरह का काम कर रहे हैं बगैर बिल का और अनऑफिशियल गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी दुकानदारी ग्रेजुअली धीरे धीरे घट रही है। और इसीलिए अब कस्टमर्स बहुत अवेयर है। जो नई जनरेशन है, खुशी की बात ये है कि वो बहुत अवेयर है। वो बिल भी मांगती है, वो हॉलमार्क भी देखती है, वो गारंटी भी देखती है। और इसी कारण ब्रांड की तरफ उन लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एक नया जो माइंडसेट आया कि जो वापस से बीच में चला गया था कि म्यूचुअल फंड में करते हैं, इसमें करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट गोल्ड की ओर जो वापस से एक लोगों का रुझान आ रहा है, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड अगेन। हाउ डू यू सी टू दैट? बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द इंडस्ट्री बट आल्सो टू द इन्वेस्टिंग पैटर्न ऑफ द इंडियंस। जो इन जनरल इंडियंस बोला जाता है ना कि वो गोल्ड में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो गोल्ड, जितने भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट का एक सर्टेन पार्ट गोल्ड में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है कि गोल्ड, और खास करके हॉलमार्क होने के बाद, जहाँ प्योरिटी इज नॉट एश्योर्ड, तो अब ये बात तो पक्की है कि सोना खरीदना खर्च नहीं है, ये एक्सपेंशन, ये खर्च नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने ज्वेलरी खरीदी, आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ रहा है, एक आपके घर में सिक्योरिटी भी है, और ऐसी सिक्योरिटी जो आपको रात को 12 बजे इनकैश करनी हो तो भी पड़ोस से आप पैसा लेके आप इनकैश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है या अगर और कहीं भी है आपका इन्वेस्टमेंट, अदर देन सेविंग बैंक या करंट अकाउंट में, आपको अचानक कोई जरूरत पड़े तो आपको उसको कैश करने में टाइम लगेगा। लेकिन लिक्विड बहुत ज्यादा नहीं होता। लिक्विड बहुत है, लेकिन गोल्ड हमेशा लिक्विड है। साथ में इसका प्राइस बहुत एस्केलेट कर रहा है। हर साल ऑन एन एवरेज 8 to 10% का प्राइस एस्केलेशन है। किसी साल नहीं है तो उसके बाद के साल में दोनों साल का जोड़ कर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे चाहे 40 साल का रिकॉर्ड देखिए, 50 साल का रिकॉर्ड देखिए, आपको दिखेगा कि 8 to 10% का प्राइस इंक्रीमेंट है ही है। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सोशल स्टेटस, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। हाउ डिफिकल्ट इज इट? बिकॉज आप एक इतने बड़े ब्रांड को मैनेज करते हैं, you lead that brand. How difficult is the business? Like, is it a very it's very cost sensitive, agreed, because there are multiple players in the market plus local से अलग competition है. How difficult is the business, especially gold business, gold and diamonds? Honestly, business is never difficult. थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि आपके लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आपने अपने वैल्यूज को, अपने आइडियोलॉजी को अगर आपने अपने साथ बांध रखा है, तो बोलते हैं ना कि
सच हारता नहीं, सच कभी भी हारता नहीं है। एक समय के लिए होता है कि ठीक है कि आपको लगेगा कि आप जेन्युइन गोल्ड बेच रहे हैं, बाजार में लोग बेचने वाले कंप्योरिटी वाला इलीगल स्मगल्ड गोल्ड बेच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार वो हमारी सेल्स ले जा रहा है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। अगर आप अपने वैल्यूज पे आइडियोलॉजी को पकड़ के चल रहे हैं तो वो आपको पे करती है, उस समय के साथ पे करता है। इसलिए हम तो कभी भी इसको चैलेंज मानते नहीं है। चैलेंज तब आता है जब हम लोग उस समय से घबरा के अपने आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, यार छोड़ो हम भी चालू होता है, तो दिक्कत अब आती है। अदरवाइज देयर इज नो चैलेंज। Very well said. Very well said. We are talking about ideas of India. There are multiple ideas of India. Everybody has their own idea of India. 2047 में हम करीब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे. How do you see the India evolving around that time? India will lead the world. अभी भी दिख रहा है। केवल हम लोग तो इंडियन से, हम लोग का तो हमारा आपका सबका एक इमोशनल अटैचमेंट है। True. हमको तो दिखेंगे कि इंडिया बहुत अच्छा मतलब अपने माँ के लिए अपना बेटा तो सबसे खास होता है। और हम तो खैर अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है। हम लोग तो बेटे, हमारी माँ तो सबसे बेस्ट होगी। हमारी तो माँ तो सबसे बेस्ट होगी। लेकिन इस समय पूरा संसार इंडिया को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज हैं सबको इंडिया में आना चाह रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, सबको इंडिया में करना, और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी पॉपुलेशन, सबसे यूथ पॉपुलेशन। बस स्केल का बहुत बड़ा फायदा है। स्केल बहुत है, साथ में यहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है, यहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है, मेहनती बहुत है यहाँ के लोग। तो ये सारी चीजों को देखा जाए तो कंज्यूमर मार्केट है बहुत बड़ा, लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है, लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है यहाँ पे, तो सारी ही चीजें हैं एक साथ। एग्रीकल्चर की बात करें वो भी यहाँ का बहुत अच्छा है, लोगों की सोच, रहन सहन, सारी चीजें, आइडियोलॉजी, अभी भी हम लोग गॉड फेयरिंग है। ट्रू, अभी भी हम लोग गॉड फेयरिंग है। तो ऐसे आई गेस वो होना भी चाहिए, वो गलत भी नहीं है, वो अच्छा, उसी से एटलीस्ट हम कंट्रोल्ड है, उसी से कंट्रोल्ड है। तो इस वजह से इंडिया की ग्रोथ को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और इस समय जो माहौल हो गया देश का, तो ग्रोथ में तो कोई स्पीड ब्रेकर है ही नहीं। यू हैव टू जस्ट ड्राइव। अगर मैं गोल्ड या ऑर्नामेंट से ज्वेलरी एज इंडस्ट्री की बात करूं, हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग ओवर द टाइम? मतलब मैं बहुत ज़्यादा शायद इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता हूँ, आप एक एक्सपर्ट हैं, बिकॉज आप मुझे इनसाइट्स बता सकते हैं इंडस्ट्री क्या है। बिकॉज मैं अगर लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, या मैं जो नहीं जानता ऑब्वियसली, तो वो ये सोचता है कि सिर्फ ज्वेलरी मेकिंग है और वो सेल है, वो विद टाइम इन्फ्लेशन से बढ़ेगा। बट आर देयर एनी इनोवेशंस व्हिच आर हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री? बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह की खास बात क्या है कि ज्वेलरी के साथ में इमोशंस जुड़े हुए हैं, और साथ में आर्टवर्क जुड़ा हुआ है। कुछ ज्वेलरी होती है जो कि प्योरली मशीन से बनती है, वही डिज़ाइन बार बार बनती जा रही है। अगर एक बार मशीन से डिज़ाइन निकलनी शुरू हुई, कोई चेन बन रही है, तो चाहे जितनी चेन बनी, सारी डिज़ाइन से एक ही रही। वो तो एक अलग टाइप की ज्वेलरी है जो कि मास्टर्स में चलती है, और डेली वेयर में और सब चीज़ों में ज्वेलरी चलती है। लेकिन जो आर्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमारा इंडियन कल्चर साफ दिखता है। अगर आप साउथ की ज्वेलरी को देखिए, टेम्पल ज्वेलरी, उसमें वहाँ का कल्चर, जो वहाँ का एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ कि वो भगवान के लिए ज्वेलरी बनाई जाती थी। ओके, तो इसीलिए उसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं, और कहा जाता है कि उसको प्रीस्ट बनाते थे, खुद ही बनाते थे। तो अभी भी वहाँ पे वो डिज़ाइन दिखता है। अगर आप जयपुर की जड़ाऊ ज्वेलरी को देखिए, वो आर्ट वहाँ पे दिखती है। बंगाल में जो बंगाली कारीगर महीन ज्वेलरी बनाते हैं, वो अभी भी वो, क्योंकि खास बात क्या है कि यहाँ पे लेबर वर्क, आज यही काम अगर फॉरेन कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इतना महंगा है कि लोग उस तरह की ज्वेलरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। इसी वजह से वो ज्वेलरी आज भी सस्टेन कर रही है, और जिसका मुकाबला मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में भी वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, क्योंकि जो स्किल, जो टैलेंट इंडिया में है, वो टैलेंट और कहीं नहीं है। दूसरा जो एक नया चेंज आ रहा है कि अब पहले लोग ज्वेलरी खरीदते थे कि एक ही ज्वेलरी मेरी सास ने दे दिया मेरे को, अब वो आगे भी जाएगी, उसको लोग दोबारा मेल्ट नहीं करते थे।
क्योंकि लगता था कि पता, एक मन में डर रहता था कि हॉलमार्क गोल्ड नहीं है, पता नहीं मेल्ट करने के बाद क्या होगा। मेरे को तो 90% प्योरिटी कह के कहा था, पता नहीं 50% निकला, तो ऐसे कम से कम मेरे को संतोष है कि ये 90% है। लेकिन जब से हॉलमार्क आ गया तो अब लोगों को ये एश्योर्ड है कि इसकी प्योरिटी इतनी है। तो अब लोग गोल्ड को रीसाइकल, रीयूज भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जो देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन है कि इंस्टेड ऑफ माइनिंग एवरी टाइम, कि हर समय माइन करने से बेहतर है कि जो गोल्ड लॉकर में पड़ा हुआ है आप उसको रिसाइकिल करें। ये भी ट्रेंड आजकल की जनरेशन में बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, लाइट वेट की ज्वेलरी और फैशन ज्वेलरी भी, ये भी बहुत बढ़ रही है कि एक भारी ज्वेलरी की जगह मीडियम वेट, लाइट वेट की ज्वेलरी हो, लेकिन अलग अलग ड्रेसेस के साथ अलग अलग ओकेजन पे पहनने के अलग अलग ज्वेलरी, ये भी चीज इट हैज बीन एन अफोर्डेबल फैशन लेटली, अफोर्डेबल फैशन, जो पहले नहीं होता था। पहले लोग ज्वेलरी केवल शादी में खरीदते थे कि शादी है, किसी का बजट 10 तोले का है, किसी का 20 तोले का है, किसी का 50 तोले का है, उतनी ज्वेलरी खरीद के दे दिया और बहू के पास पूरे जीवन वही ज्वेलरी पड़ी हुई है। अब लोग शॉपिंग शौक के लिए करना है कि हर ओकेजन है, एनिवर्सरी है तो करना है, बर्थडे है तो करना है, तो जितने भी ओकेजन है, वैलेंटाइन है तो करना है, तो मतलब है कि शॉपिंग करने का ओकेजन हो गया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक चेंज है जो कि पॉजिटिव है। ट्रू। सिंस यू वर मेंशनिंग, एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जब आप मेंशन कर रहे थे कि हमारे यहाँ के कई रीजन स्पेसिफिक आर्ट वर्क है, लाइक साउथ में है, जयपुर में, जैसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स और स्किल्स हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़े डिप्लीट हो रहे हैं, इसमें एक स्ट्रगल आ रहा है। डू यू सी दैट हैपनिंग हियर एज वेल, कि बहुत सारे जो कारीगर पहले ज्यादा थे वो अब कम हो गए और उसको रिवैम्प करने की जरूरत है? ज्वेलरी में अभी भी है। ज्वेलरी में अभी जो कारीगर है उनके पास इतना काम है कि उनके पास फुर्सत नहीं। डिस्पाइट की मशीन मेड ज्वेलरी ने बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है, लेकिन अभी भी जो हैंडमेड ज्वेलरी है, जो हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है और जो यहाँ की ओरिजिनली वो है, उसकी अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आगे आने वाले समय तक, आगे आने वाले 20 साल 25 साल में तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगता है कि ये यहाँ से डिप्लीट होगा। I would love to see a jewelry designing school or college. There are, of course, but I really want to see a flagship jewelry designer schools, and I would want to visit that because मुझे बहुत fascinating लगता है कि कितना interesting और कितना पेचीदा। ये बहुत easy काम नहीं है जिनको लगता है वो भट्टी पे बैठ के पूरे दिन पिघलाना और एक एक नक्काशियाँ करना, engrave करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जिसको प्रिजर्व करने की सोसाइटी एज अ होल की जरूरत है। ये तभी पॉसिबल है जब काम करने वाले में पैशन। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि हिंदुस्तान में जो कारीगर है वो काम अपने पैशन के लिए करता है, उसको कोई चीज़ क्रिएट करके खुशी होती है, इसलिए वो करता है। वो जिस दिन केवल पैसे के लिए काम करने लगेगा कि मैंने दिन भर इतना काम किया, मुझे 500 रुपये मिला, हम 500 रुपये के लिए क्यों इतनी जान है, क्या मुझे 500 मिला तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। हमारा काम थोड़ा सिंपल बना के भी चल जा रहा है, लेकिन वो उसके अंदर पैशन है कुछ न कुछ नई चीज क्रिएट करने का, कुछ न कुछ नया सीखने का। ये अभी भी इंडिया में वो है, आर्ट के प्रति लॉयल्टी है कि मुझे ये लॉयल्टी है, आर्ट के प्रति लॉयल्टी है। तो जो आर्ट के प्रति लॉयल्टी है वो पैशन उनसे ये मेहनत कराती है, और इसीलिए इंडिया में ये आर्ट कल्चर अभी भी बचा हुआ है। सो ट्रू। On that note, बहुत शुक्रिया for taking out time and talking to us. Thank It you, was lovely having this conversation with you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Saraf. Thank you.